नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी अखाड़ा में आपका स्वागत है। दोस्तों, अपनी पहली वीडियो में हम देख चुके हैं कि जो एसए का पेपर है उसे आपको कैसे डील करना है, कैसे आपको अपने एसए का स्ट्रक्चर तैयार करना है, क्या आपके डूज एंड डोंट्स होने चाहिए एसए लिखते वक्त, क्या गाइडलाइंस फॉलो करनी है आपको। इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स और कोट्स बताऊंगा जो आप अपने एसए में यूज़ कर सकते हैं। कोट्स और लाइंस यूज़ करने का क्या होता है, एक अलग से इम्पैक्ट पड़ता है, जिससे कहीं ना कहीं आपके एसे में एक अलग से इनोवेशन भी आती है। ठीक है, और एक आपके मार्क्स कहीं ना कहीं आपके बढ़ेंगे उससे, अगर आप अच्छी अच्छी लाइंस और एसे में कोट्स यूज़ करेंगे तो ये आपके एसे को एक इंटरेस्टिंग भी बनाता है। तो कोट्स और लाइंस की बात करो तो पहले तो मैं आपको कुछ जनरल कोट्स बताऊंगा। ठीक है, फिर हम देखेंगे गांधी जी ने क्या क्या बातें कही है इंपॉर्टेंट, फिर हम देखेंगे जॉन एफ कैनेडी की कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस, फिर इंडियन सिविलाइजेशन के ऊपर कुछ कोट्स देखेंगे, फिर एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ लाइंस, फिर वुमेन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रविंद्रनाथ टैगोर ने कुछ बातें कही हैं वो। देन विल सी एजुकेशन, इकोनॉमी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इनके ऊपर कोई इंपॉर्टेंट कोट हो या लाइन हो तो वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और उसके बाद डेमोक्रेसी और सोशल मीडिया के ऊपर, और लास्ट में मैं आपको कुछ प्रो टिप बताऊंगा एक, कि जिससे आपके एसए में आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। तो सबसे पहले बात करें जनरल कोट्स एंड लाइंस की, तो पहले से स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टुक ओनली 50% ऑफ हिज सैलरी, क्लेमिंग ही डिडंट रिक्वायर मोर देन दैट। कई बार हमें चाहे तो एथिक्स में क्वेश्चन आए या एसेज आए जो एथिक्स से रिलेटेड है, और कई बार ऐसे होता है कि क्लेम करते हैं कई सिविल सर्वेंट्स, या एक ऐसे आर्ग्यूमेंट होती है कि सैलरी काफ़ी कम है, उससे रिलेटेड अगर कुछ आपको लगता है तो उसमें आप ये यहाँ पे ये यूज़ कर सकते हो आप ये लाइन कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टुक ओनली 50% ऑफ हिज सैलरी, क्लेमिंग ही डिडंट रिक्वायर मोर देन दैट। उसके बाद है इंस्टेड ऑफ कर्सिंग द डार्कनेस लाइट अ कैंडल। तो ये कहीं भी पॉजिटिव सेंस में जब कंक्लूजन करना हो तो उसमें आप बता सकते हो कि हम नेगेटिव को ना देखते हुए कहीं ना कहीं हम पॉजिटिव लेके आए अपनी थिंकिंग में और सॉल्यूशन ढूंढे। सो इंस्टेड ऑफ कर्सिंग द डार्कनेस लाइट अ कैंडल। द ब्रीच ऑफ वन रूल इनएविटेबली लीड्स टू द ब्रीच ऑफ अदर रूल्स। तो ये शो करता है इंटीग्रिटी होनी चाहिए लाइफ में, ये नहीं आपने एक रूल ब्रेक कर दिया सोचा कुछ नहीं होता इससे, तो ऐसे नहीं होता है। आप कहीं ना कहीं अगर एक रूल ब्रेक कर रहे हो तो उससे काफ़ी सारे रूल ब्रेक होते हैं और आगे एक स्लिपरी स्लोप वाली आदत भी बढ़ जाती है। तो ये लाइन भी काफ़ी अच्छी है, द ब्रीच ऑफ वन रूल इनएविटेबली लीड्स टू ब्रीच ऑफ अदर रूल्स। अब जो सिविल सर्वेंट्स है उनका मोटिव क्या होना चाहिए लाइफ में, तो मोटिव ऑफ सिविल सर्वेंट्स क्या होना चाहिए, फूड फॉर एवरी माउथ, वर्क फॉर एवरी हैंड, स्पार्क इन एवरी आई एंड जॉय इन एवरी सोल। तो ये होना चाहिए उनका मोटिव, फूड फॉर एवरी माउथ, वर्क फॉर एवरी हैंड, स्पार्क इन एवरी आई एंड जॉय इन एवरी सोल। देन व्हेन अ मैन अज्यूम्स अ पब्लिक ट्रस्ट ही शुड कंसिडर हिमसेल्फ एज अ पब्लिक प्रॉपर्टी। तो ये डेडिकेशन टू सर्विस ऐसे कुछ आपको यूज करना हो तो वहां पे आप ये वाली लाइन यूज कर सकते हो, व्हेन अ मैन अज्यूम्स अ पब्लिक ट्रस्ट ही शुड कंसिडर हिमसेल्फ एज अ पब्लिक प्रॉपर्टी। अब देखते हैं डार्कनेस कैन नॉट ड्राइव आउट डार्कनेस, ओनली लाइट कैन डू। ठीक है, डार्कनेस कांट ड्राइव आउट डार्कनेस, ओनली लाइट कैन डू दैट। हेट कैन नॉट ड्राइव आउट हेट, ओनली लव कैन डू दैट। तो कम्युनल वायलेंस में जो अगर का इंसिडेंट हो तो वहां पे आप ये यूज कर सकते हो। नॉन कोऑपरेशन विद एविल इज एज मच अ ड्यूटी एज इज कोऑपरेशन विद द गुड। हम हमेशा ये देखते हैं कि हम अच्छे काम की तरफ कोऑपरेट करते हैं, लेकिन हमें ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए कि हमें नॉन कोऑपरेशन शो करना है बुरे काम की तरफ, तो वहां पे ये लाइन यूज हो सकती है। जैसे करप्शन हो गया, तो कई लोग कहते हैं हम नहीं करते करप्शन, पर हमें यह भी ध्यान रखना है कि जो करप्शन कर रहा है या हमें अगर हमारे नोटिस में आ रहा है तो हम उस चीज को अपोज करें। नेवर फॉरगेट दैट एवरीथिंग हिटलर डिड इन अ जर्मनी वॉज लीगल, वन हैज मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिसओबे अनजस्ट लॉ। तो लॉ वर्सेस मोरालिटी का कई बार ऐसे भी आ जाता है और कई बार एथिक्स पे क्वेश्चन भी आता है। तो ये नहीं होता कि हमेशा जो चीज़ लीगल होगी वो सही होगी, हमें उसको मॉरल कंपास पे भी देखना है कि क्या वो मॉरली करेक्ट है या नहीं। तो हमारी कंसाइंस के अकॉर्डिंग भी हमें जजमेंट लेनी होती है लाइफ में। तो जैसे इसमें बता रखा है कि नेवर फॉरगेट दैट एवरीथिंग हिटलर डिड इन जर्मनी वॉज लीगल। तो हिटलर ने जो भी किया वो लीगल था उसके उनके लोग के हिसाब से उस टाइम पे, पर क्या वो मॉरल था, नहीं था। तो हमें वो भी देखना है। वन हैज मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिसओबे अनजस्ट लॉ, तो अनजस्ट लॉ को हमें मॉरली डिसओबे करना चाहिए। एवरीवन थिंक्स ऑफ चेंजिंग द वर्ल्ड बट नो वन थिंक्स ऑफ चेंजिंग हिमसेल्फ। ठीक है, तो गांधी जी ने भी इसमें कहा है बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। तो पहले अपने आप को चेंज करने की सोचो, ना कि हम वर्ल्ड को चेंज करने की सोचे। टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ लीड टू द लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। अब ऐसे भी होता है, देखो काफी कोई गवर्नमेंट में मान लो
अगर बहुत सारे डिपार्टमेंट हो जाते हैं और वो एक ही काम को कर रहे हैं तो उससे क्या होता है, काम खराब ही हो सकता है। ऐसे कोई एक ही चीज़ के लिए अगर बहुत सारी स्कीम्स हैं तो वो क्या होता है, अल्टीमेटली काम क्या होता है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन के कारण काम ठीक हो ही नहीं पाता। इसलिए गवर्नमेंट अभी फोकस कर रही थी कन्वर्जेंस के ऊपर। तो उसमें आप ये लाइन यूज कर सकते हो, टू मैनी कुक्स स्पॉइल्स द ब्रोथ। नेक्स्ट है, कास्ट इज नॉट जस्ट अ डिवीजन ऑफ लेबर, इट्स अ डिवीजन ऑफ लेबरर्स। तो एक कास्टिज्म के ऊपर है कि भाई डिवीजन ऑफ वर्क ही नहीं, लेबर ही नहीं है, लेबरर्स है, उनमें भी डिवीजन होता है कास्ट के कारण। तो कास्टिज्म के क्वेश्चन ऐसे में यूज हो सकती है लाइन। रॉन्ग डज नॉट सीज टू बी रॉन्ग बिकॉज द मेजोरिटी शेयर इन इट। तो ये नहीं कि बहुत सारे लोग अगर कुछ काम गलत कर रहे हैं तो काम सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो चीज़ गलत है, चाहे वो बहुत सारे लोग कर रहे हो, मेजोरिटी कर रही हो, तो गलत है तो गलत है। रॉन्ग डजंट सीज टू बी रॉन्ग बिकॉज द मेजोरिटी शेयर इन इट। उसके बाद है, व्हेन डिप्लोमेसी एंड्स वॉर बिगिंस। तो ये इस चीज इंटरनेशनल रिलेशंस में आप एंगल जब भी डालो तो ये यूज कर सकते हो कि हमें जितने काम है जो डिस्प्यूट है वो बात करके या डिप्लोमेसी के थ्रू यूज कर सॉल्व कर लेने चाहिए। क्योंकि जहां पे अगर बात रुकेगी और डिप्लोमेसी खत्म होगी तो वहां पे चांस है कि वॉर हो जाएगा। ये आप इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना, इस कंटेक्स्ट में भी यूज कर सकते हो आप। या जो अभी सीरिया में हुआ था, ठीक है, उसमें रशिया ने काफी डिप्लोमेटिकली वहां पे लड़ाई को टाल दिया था। तो जहां पे डिप्लोमेसी खत्म हो जाती है वहां पे चांस है कि वॉर बढ़ जाएगा। When the diplomacy end, war begins. उसके बाद पावर हैज ओनली वन ड्यूटी टू सिक्योर द सोशल वेलफेयर ऑफ पीपल। ये बड़ा ही पॉजिटिव रोल दिखा रखा है पावर का, कि पावर का एक काम है और वो काम क्या है कि वो जो पीपल जो बिल्कुल गरीब है या ठीक है जो डाउन टू अर्थ है उनको क्या करना है, उनका सोशल जस्टिस करना है। ठीक है, द पावर हैज ओनली वन ड्यूटी टू सिक्योर द सोशल वेलफेयर ऑफ पीपल। लोगों को क्या करना है, सोशल वेलफेयर करना। अगर आप पावर को लोगों के सोशल वेलफेयर के लिए यूज करते हो तो ये पावर का असली मतलब कि क्या है, काम है। अब ये जो 7 डेडली सिंस हैं ये आप यूज कर सकते हो काफी जगह पे, ये आपको याद ही होने चाहिए। तो डिफरेंट एंगल्स आए, अगर कोई पॉलिटिक्स की बात हो रही है, साइंस की बात हो रही है, बिजनेस की बात हो रही है, तो कहीं पे भी आप इन 7 सिंस को यूज कर सकते हो गांधी जी के। वो क्या थे, पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल्स, तो पॉलिटिक्स प्रिंसिपल्स के बिना नहीं होनी चाहिए। ठीक है, प्लेजर विदाउट कंसाइंस, वेल्थ विदाउट वर्क, बिना काम के अगर आप पैसे कमा रहे हो। ठीक है, वर्शिप विदाउट सेक्रीफाइस, नॉलेज विदाउट कैरेक्टर, आपने नॉलेज ले लिया बट आपको कैरेक्टर मिल नहीं हुआ तो ये सिन है। ठीक है, कॉमर्स विदाउट मोरालिटी एंड साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी। हमेशा साइंस और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में हमें ह्यूमैनिटी एंगल देखना चाहिए कि ह्यूमन का क्या फायदा होगा, ह्यूमन को नुकसान ना हो। तो ये सब क्या है, आपके डेडली सिंस हैं जो आप अपने डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में यूज कर सकते हो। अगर साइंस से ऐसे आ गया और आपको नेगेटिव पार्ट दिखाना है, ठीक है, तो साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी वो क्या होगा, सिन हो जाएगा। ऐसे आप यूज कर सकते हो इन 7 सिंस को। अब गांधी जी की कोट्स देखते हैं। यू मस्ट नॉट लूज फेथ इन ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी इज लाइक एन ओशियन, इफ अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ द ओशियन आर डर्टी द ओशियन डजंट बिकम डर्टी। तो ये शो कर रहा है कि कई बार हम क्या करते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं कोई चीज़ अगर खराब है तो हम जजमेंटल हो जाते हैं कि सारे लोग ही खराब है या सारी चीज़ ही खराब है। हमें ऐसे नहीं होना चाहिए। हमें अगर कुछ पोर्शन खराब है तो इसका मतलब नहीं कि सभी लोग खराब हो जाएंगे। तो ये उनके खिलाफ है, अगेंस्ट एवरीवन एवरीथिंग इज बैड एटीट्यूड। जिन लोगों का ऐसे एटीट्यूड होता है जो कुछ लोगों को देख के बाकी सबको जज करते हैं कि सभी खराब है, तो उनके लिए लाइन कही गई है कि यू मस्ट नॉट लूज फेथ इन ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी इज लाइक एन ओशियन, इफ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ द ओशियन आर डर्टी द ओशियन डजंट बिकम डर्टी। तो कुछ लोग खराब है या कुछ लोग अगर काम नहीं कर रहे हैं गवर्नमेंट्स में, इसका मतलब नहीं सारे काम नहीं कर रहे हैं, तो वहां भी आप ये यूज कर सकते हो। पॉवर्टी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस। ठीक है, तो गरीबी के लिए कहा गांधी जी की पॉवर्टी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस। बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। देयर इज हायर कोर्ट देन द कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड दैट इज द कोर्ट ऑफ कंसाइंस, इट सुपरसीड्स ऑल द कोर्ट्स। ठीक है, जो हम देखते हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जो कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इनसे भी ऊपर हमारे कंसाइंस का कोर्ट होता है और वो इन सबसे ऊपर होता है, तो हमें उसका सुनना चाहिए कंसाइंस का। नोबल गोल्स कैन बी अचीव्ड ओनली थ्रू नोबल मीन्स। तो कई बार कहते हैं ना कि मीन्स और एंड्स का जो डिबेट होती है, तो आप गांधी जी कहते थे कि सही काम है ना वो सही तरीके से अचीव होते हैं। ये नहीं कि आप गलत तरीके से सही काम अचीव कर लोगे या सही टारगेट, तो आपके काम भी सही होने चाहिए, आपके तरीके भी सही होने चाहिए और आपका गोल भी सही होना चाहिए। तो मीन्स भी गुड होने चाहिए और आपका एंड भी गुड होना चाहिए। अब देखते हैं जॉन एफ कैनेडी की कुछ कोट्स। द राइट ऑफ एवरी मैन आर डिमिनिश्ड व्हेन द राइट ऑफ वन मैन आर थ्रेटन्ड। अब क्या होता है, ये अपैथी इन सोसाइटी हो रही है। जैसे मान लो किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के राइट वॉलेट हो रहे हैं, तो हम कहते हैं यार हमारे क्या दिक्कत है, उनके जा रहे हैं। तो ऐसे एटीट्यूड नहीं होना चाहिए हमारा। ठीक है, अभी जैसे रिसेंट जो चल रहा है प्रोटेस्ट,
अगर फार्मर्स के राइट वॉलेट हो रहे हैं फार्मर प्रोटेस्ट में, तो हमें उनके लिए एपैथेटिक नहीं होना चाहिए कि या तो फार्मर कम्युनिटी बियर करेगी। हमें सबको सबके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि कल को हमारे राइट्स अगर वॉयलेट होंगे तो फिर हमारे बारे में कोई नहीं सोचेगा। ठीक है, द राइट्स ऑफ एवरी मैन आर डिमिनिश्ड व्हेन द राइट्स ऑफ वन मैन आर थ्रेटन्ड। तो ये क्या है कि हमें सबकी तरफ सोलिडारिटी रखनी चाहिए, उसके लिए कोट है ये। आस्क नॉट वट योर कंट्री कैन डू फॉर यू, आस्क वट यू कैन डू फॉर योर कंट्री। ये काफी मोटिवेटिंग और पैट्रियोटिक कोट है। हम हमेशा कंप्लेंट करते रहते हैं हमारे देश ने हमारे लिए क्या किया है, बल्कि हमारा एटीट्यूड ये होना चाहिए कि हम हमारे देश के लिए क्या कर सकते हैं। ठीक है, विदाउट डिबेट, विदाउट क्रिटिसिज्म, नो एडमिनिस्ट्रेशन एंड नो कंट्री कैन सक्सीड एंड नो रिपब्लिक कैन सर्वाइव। तो ये बताता है कि गवर्नमेंट में, ठीक है, या गवर्नमेंट के खिलाफ या पब्लिक फंक्शनरी के खिलाफ या कहीं भी हम एक अपोजिशन का रूम होना चाहिए हमेशा, नहीं तो विदाउट डिबेट और इनके कारण क्या होगा, क्रिटिसिज्म की इंप्रूवमेंट नहीं होती है। तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन में आप यूज कर सकते हो कि गवर्नमेंट को, ठीक है, या बाकी पब्लिक फंक्शनरी को अलाउ करना चाहिए क्रिटिसिज्म, एक हालांकि रीजनेबल होना चाहिए वो, लेकिन क्रिटिसिज्म और डिबेट का रूम हमेशा होना चाहिए ताकि इंप्रूवमेंट होती रहे लगातार। अ जर्नी ऑफ 1000 माइल बिगिंस विद वन स्टेप। ये कोई भी काम स्टार्ट करने के लिए काफी मोटिवेटिंग है कि हम स्टार्ट ही नहीं करेंगे तब तक तो जर्नी कंप्लीट कैसे करेंगे। अ जर्नी ऑफ 1000 माइल बिगिंस विद वन स्टेप। अब हम बात करते हैं कुछ इंडियन सिविलाइजेशन के बारे में। तो इंडिया एज अ ग्रेट सिविलाइजेशन एग्जिस्टेड इन स्पाइट ऑफ ऑल डिसरप्शंस एंड ऑब्स्टेकल्स ओवर द सेंचुरीज बिकॉज ऑफ इट्स यूनिक एबिलिटी टू ब्लेंड यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि इंडिया अभी तक इतना एग्जिस्ट कर रही है, वो इसलिए कर रही है कि हम यहाँ पे सब लोगों को एसिमुलेट कर लेते हैं हमारे कल्चर में। ठीक है, तो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी के कारण हम हेट्रेड हमारे यहाँ पे कम है और काफी इसलिए इतनी लॉन्ग सिविलाइजेशन हमारे यहाँ पे सर्वाइव कर गई। तो जब भी पॉजिटिव लिखना हो इंडियन सिविलाइजेशन के बारे में हम ये लाइन यूज कर सकते हैं, या हमारे कल्चर को शोकेश करना हो, ठीक है, या हमारे स्ट्रेंथ को शो करना हो। तो इंडियन सिविलाइजेशन हैड सर्वाइव्ड फॉर 5000 ईयर्स चीफली बिकॉज ऑफ इट्स टॉलरेंस एंड बाय एक्सेप्टिंग डिसेंट एंड डिफरेंसेस। यही है कि हम टॉलरेंट है काफी दूसरे के विचारों के प्रति, तो ये उसके लिए लाइन। एन इंडियन बीइंग बोर्न इन ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, ए मोर इज एक्सपेक्टेड ऑफ हिम। तो ये हमारे जो कंट्री के जो इंडिविजुअल्स हैं, सिटीजन्स हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी शो कर रहा है कि हम इतने ओल्ड सिविलाइजेशन में हैं, तो कहीं ना कहीं हमसे ज्यादा एक्सपेक्ट किया जाता है, तो हमें काम भी उसी तरीके से करने चाहिए। ठीक है ना, हम अपने नैरो इंटरेस्ट को देखते हुए लार्जर वर्ल्ड के इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। चाहे क्लाइमेट चेंज हो, ठीक है, या ऐसी कोई भी प्रॉब्लम, पीस हो, तो उसमें बढ़ चढ़ के आगे भाग लेना चाहिए हमारे लीडर्स को भी और हमारे सिटीजन्स को भी, ताकि वर्ल्ड में एक अच्छा एनवायरनमेंट हो। ठीक है, और ये हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए भी है कि हम प्राउड फील करते हैं, इतनी पुरानी सिविलाइजेशन है, इसलिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वर्ल्ड में एक अच्छा एनवायरनमेंट रहे। वी हैव नॉट इन्वेडेड एनीवन, वी हैव नॉट कॉन्कर्ड एनीवन, वी हैव नॉट ग्रैब्ड देयर लैंड, देयर कल्चर, देयर हिस्ट्री एंड ट्राई टू एनफोर्स अवर वे ऑफ लाइफ ऑन देम। ये अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि हमने ऐसा नहीं है किसी को इन्वेड किया है, ठीक है, अपना फोर्स किया है। तो इसके लिए हम बता रहे हैं कि हम कितने टॉलरेंट और कितना एसिमिलेटिव कल्चर है हमारा। ये सारी लाइनें इंडियन सिविलाइजेशन के बारे में है। अब बात करते हैं एनवायरनमेंट के बारे में। मदर अर्थ प्रोवाइड्स एनफ टू सेटिस्फाई एवरीवन्स नीड बट नॉट फॉर ग्रीड। तो जो ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्स हो रहा है, ठीक है, क्या कहते हैं, और कुछ ही लोगों के पास रिसोर्स जा रहा है, ठीक है, उसके वहां पे आप यूज कर सकते हो आप कि हमारे अर्थ पे सफिशिएंट रिसोर्स है अगर हम अपनी नीड के हिसाब से काम करें, लेकिन ग्रीड के लिए नहीं है, फिर तो क्या होगा, ओवर एक्सप्लॉयटेशन होगा और डिजास्टर्स होंगे। क्लाइमेट चेंज इज नॉट सम फार ऑफ प्रॉब्लम्स, इट इज हैपनिंग हियर, इट इज हैपनिंग नाउ, बराक ओबामा। तो ये शो करता है कि ये नहीं क्लाइमेट चेंज को हम पोस्टपोन कर दे उसके सॉल्यूशंस को कि होता रहेगा, ये अभी हो रहा है और हमें अर्जेंटली इसको डील करना है। तो अर्जेंसी शो कर रहा है कि हमें एक्शन अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज क्या क्या लाने चाहिए, उसके लिए आप यूज कर सकते हो इस कोड को। वी डू नॉट इनहेरिट द अर्थ फ्रॉम अवर एंसेस्टर्स, वी बोरो इट फ्रॉम अवर चिल्ड्रन। तो ये नहीं है कि हमें जागीर में मिली है ये भी एनवायरनमेंट या, ठीक है, ने जो भी रिसोर्सेज है, बल्कि हमारे बच्चों के लिए हमें प्रिजर्व करना है। तो कंजर्वेशन ऑफ नेचर में उसमें आप ये लाइन यूज कर सकते हो कि नेचर को हमें कंजर्व करना है हमारी आने वाली जनरेशन के लिए। आवर डिजायर टू एंश्योर एनर्जी फॉर ऑल मस्ट नॉट लीड टू undesired effects of a spiral extreme climate change due to catastrophic rise in global temperature, harsher environments and increased level of poverty. पॉप फ्रैंकिस तो ये बताना चाह रहे हैं कि ये नहीं कि हमने गोल बना लिया एनर्जी फॉर ऑल, सबको एनर्जी देंगे और उसके कारण हम कोल बंद कर रहे हैं या फिर ऐसे एनर्जी सोर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं जिससे क्या हो रहा है, एनवायरनमेंट पे नुकसान हो रहा है। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि एनर्जी भी मिले लोगों को और वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली तरीके से हो। तो जहां भी एनवायरनमेंट डिस्ट्रक्शन हो रहा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, तो वहां पे आप ये लाइन यूज कर सकते हो। बेटर इकोलॉजी इज बेटर इकोनॉमिक्स। ये भी एनवायरनमेंट और इकोलॉजी का जो डिबेट होता है,
तो उसी के लिए कि इकोलॉजी अच्छी रहेगी तो वो कहीं ना कहीं आपकी इकोनॉमी को भी अच्छा करेगा। सो बेटर इकोलॉजी इज बेटर इकोनॉमिक्स। अब बात करते हैं व्यूमेन के लिए, ठीक है। व्यूमेन के लिए कोई ऐसे आता है तो उसमें आप ये लाइन यूज कर सकते हो, एजुकेट वन मैन यू एजुकेट वन पर्सन, एजुकेट वन वुमेन यू एजुकेट अ फैमिली। तो इंपॉर्टेंस शो करता है कितनी इंपॉर्टेंस है व्यूमेन की एजुकेशन की। आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ कम्युनिटी बाय द डिग्री ऑफ प्रोग्रेस विच व्यूमेन हैव अचीव्ड, बी आर अम्बेडकर। तो व्यूमेन की कितनी प्रोग्रेस है उसके हिसाब से ये कह रहे हैं कि कम्युनिटी की प्रोग्रेस मेजर की जा सकती है। इन मॉडर्न वर्ल्ड व्यूमेन एम्पावरमेंट इज नॉट मेयरली अ गोल बट अ कॉर्नर स्टोन ऑफ डेमोक्रेटिक ग्रोथ। तो ये केवल गोल नहीं है व्यूमेन एम्पावरमेंट, डेमोक्रेटिकली अगर आपको ग्रोथ करना है तो वुमेन एम्पावरमेंट का होना बहुत जरूरी है। ड्यू टू लैक ऑफ फैसिलिटीज ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन 28% गर्ल्स इन इंडिया गो एब्सेंट फ्रॉम स्कूल और परफॉर्म पुअरली। तो यही व्यूमेन की हेल्थ और मेंस्ट्रुएशन जो उनकी हाइजीन है उसकी इंपॉर्टेंस बता रहा है, ठीक है। फेमिनिज्म isn't about making women stronger. Women are already strong. It's about changing the way the world perceives that strength. ठीक है, तो ये नहीं है कि women strong नहीं है, strong already है, तो बस उनका लोगों का परसेप्शन चेंज करना है उस स्ट्रेंथ के बारे में, ठीक है। फेमिनिज्म isn't about making women stronger. Women are already strong. It's about changing the way world perceive that strength. Kofi Annan once said, "Gender equality is more than a goal in itself. It's a precondition for meeting challenges of reducing poverty, promoting sustainable development and building good governance." तो ये देखना है कि जेंडर इक्वालिटी, भाई उससे जेंडर इक्वालिटी ये नहीं कि आपको जेंडर इक्वालिटी अपने आप में गोल अचीव है, ठीक है। तो जेंडर इक्वालिटी से दो जेंडर जो डिफरेंट जेंडर्स है उनमें इक्वालिटी तो आएगी, उसके साथ साथ क्या होएगा, आपकी पॉवर्टी भी रिड्यूस होगी, या उनको रिड्यूस करने के लिए बहुत जरूरी है, पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए और गुड गवर्नेंस को लाने के लिए। ये ऐसे भी आ सकता है ऐसा कोट, और आपको डिफरेंट डायमेंशन में आपको शो करना पड़ेगा। जेंडर इक्वालिटी एंड वेलबींग ऑफ चिल्ड्रन गो हैंड इन हैंड, देयरफॉर जेंडर इक्वालिटी इज ऑफन कॉल्ड एज डबल डिविडेंड। तो कहीं ना कहीं जैसे कि जेंडर इक्वालिटी होगी तो बच्चों की भी अच्छी परवरिश होती है, उनकी भी अच्छी ग्रोथ डेवलपमेंट होती है। तो जेंडर इक्वालिटी लाने से क्या होता है, हमें डबल डिविडेंड मिलता है, व्यूमेन की भी एम्पावरमेंट होती है और साथ साथ चिल्ड्रंस की भी क्या होगी, ग्रोथ होगी, ठीक है। जेंडर में आप इसमें आप थर्ड जेंडर जो है, जो ट्रांसजेंडर है, उनको भी आप कंसीडर करें, ये नहीं कि मैन और वुमेन को, तो सभी जेंडर की इक्वल होनी चाहिए ग्रोथ, ठीक है। द पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन रिजल्ट्स इन टेंजिबल गेन्स फॉर डेमोक्रेसी इंक्लूडिंग ग्रेटर रिस्पॉन्सिवनेस टू सिटीजन नीड्स, इंक्रीज्ड कोऑपरेशन अक्रॉस पार्टी एंड एथिकल लाइंस, ठीक है, एंड मोर सस्टेनेबल पीस। तो ये देखा गया जहां जहां व्यूमेन का पार्टिसिपेशन हुआ है ना, तो सिटीजन की नीड्स है उनको अच्छे से कोऑपरेट, उनकी अच्छे से क्या एड्रेस की गई उनकी सिटीजन की नीड। तो व्यूमेन का पॉलिटिक्स में आना बहुत जरूरी है, उसके लिए ये लाइन है, ठीक है। और पार्टी में भी आपस में कोऑपरेशन होता है एथिकल लाइंस के ऊपर, ठीक है, और सस्टेनेबल पीस डेवलप होती है। तो ये व्यूमेन का जो पॉलिटिकल रोल है उसको बढ़ाने के लिए लाइन है ये। और अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताऊंगा जो सक्सेसफुल एग्जाम्पल्स है जो आप कोट कर सकते हो अपने ऐसे में व्यूमेन की, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ इंस्पिरेशनल वुमेन कैन बी एडेड, कौन कौन से, हेलन केलर जो कि डेफ थी, ब्लाइंड है थी, ठीक है, और ऑथर भी थी और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी थी। उसके बाद मदर टेरेसा जिनको आप सब जानते हैं, ठीक है, मार्गरेट थैचर, विजय लक्ष्मी पंडित जो डिप्लोमेट थी, इंडियन डिप्लोमेट, इंदिरा गांधी, एंजेला मेर्केल, इला भट्ट फाउंडर ऑफ सेवा ऑर्गेनाइजेशन, कल्पना चावला एस्ट्रोनॉट, टीजी थॉमस साइंटिस्ट है, पीवी सिंधु, निर्मला सीतारमन, ठीक है। ये क्या है, इंस्पिरेशनल वुमेन जिनके आप एग्जांपल अपने ऐसे या और कोई आंसर में यूज कर सकते हो। अब देखते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैड मेड रूटीन व्हाट वाज वंस अ लॉटरी टिकट टू बी बोर्न अलाइव, टू ग्रो एंड स्टे हेल्दी, टू ग्रो ओल्ड एंड टू हैव अ रीजनेबल चांस ऑफ सीइंग वंस ग्रैंडचिल्ड्रन। तो पहले लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफी कम होती थी, ठीक है, बीमारियां होती थी, डिजीज होती थी। तो अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्या हो गया कि जो काफी पहले कम लोग जी पाते थे काफी लंबी एज तक, अब वो क्या होगा, रूटीन हो गया है। तो ये पॉजिटिव है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। स्टीम इंजन, आयरन टूल्स मेड अवर सोसाइटी फ्री फ्रॉम बॉन्ड्स ऑफ फ्यूडलिज्म, क्योंकि अब क्या गया जो टूल्स के कारण पहले, ठीक है, तो वो सारे काम जो ह्यूमन जो बॉन्डेड लेबर को करना पड़ रहा था, ठीक है, और जो फ्यूडलिज्म का जो काफी कहीं ना कहीं हद तक ना साइंस एंड टेक्नोलॉजी उसको कम किया है। तो ये ह्यूमन टच है साइंस का, तो कहीं भी ह्यूमन टच दिखाना कि ह्यूमैनिटी को कैसे फायदा किया साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो वहां पे आप यूज कर सकते हो। Steam engine, iron tools made our society free from bonds of feudalism. Our scientific power has outrun our spiritual power. We have guided missile and misguided human. तो ये नेगेटिव शो कर रहा है कहीं ना कहीं आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, ठीक है, कि हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो वो स्पिरिचुअल पावर से भी ऊपर कहीं ना कहीं ओवर पावर कर रही है उसको।
और हम क्या देख रहे हैं आजकल, मिसाइल्स तो गाइडेड है पर जो मैन है या ह्यूमन है वो मिसगाइडेड हो रहे हैं, ठीक है। तो ये नेगेटिव लाइन है साइंस के लिए। देर आर ओनली लिमिट्स, देर आर नॉट ओनली लिमिट्स टू ग्रोथ बट ऑल्सो लिमिट्स टू टेक्नोलॉजी एंड वी कैन नॉट अलाउ टेक्नोलॉजी टू गो ऑन विदाउट पब्लिक कंसेंट। तो ये भी किसके अगेंस्ट है, टू मच एंगेज, हर चीज में टेक्नोलॉजी लाने के खिलाफ है कि हर चीज की लिमिट्स, ग्रोथ की भी एक लिमिट है, ठीक है। ऐसी टेक्नोलॉजी की लिमिट, हर चीज में हम टेक्नोलॉजी नहीं ला सकते, उससे कहीं ना कहीं ह्यूमन टच कम होगा या ह्यूमन को नुकसान होगा। तो हर एक चीज को एक लिमिट में और एक तरीके से यूज करना चाहिए। एक्चुअली साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या होता है, डबल एज स्वॉर्ड भी कह सकते हैं हम उसको। तो हमें टेक्नोलॉजी का एक तरीके से यूज करें तभी वो हमारा फायदा करेगा। अगर हम ज्यादा या एक्सेस यूज करते हैं टेक्नोलॉजी का तो कहीं ना कहीं नुकसान करता है। अब देखते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी की, ये काफी इंपॉर्टेंट पोएम है। तो वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, वेयर द नॉलेज इज फ्री। तो ये इसकी हर लाइन इंपॉर्टेंट है। ये कहीं भी आप चाहे इसको पूरी या सब छोटे छोटे पार्ट्स में भी, ये विजन भी हो सकता है हमारी कंट्री के लिए या वर्ल्ड के लिए। तो बड़ा ही विजनरी लाइन है ये। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, वेयर द नॉलेज इज फ्री, वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, ठीक है। वेयर द वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म्स टुवर्ड्स परफेक्शन। मतलब बता रहा है कि सब एक जैसे हैं, ठीक, मतलब एक जैसे क्या, आपने वर्ल्ड को डिवाइड नहीं कर रखा डोमेस्टिक वॉल्स में, ठीक है। आप लोग डरे हुए नहीं है, फ्रीडम है, ठीक है, उसके बारे में बता रखा है, मेहनत कर रहे हैं, सच बोल रहे हैं। तो ये काफी विजनरी लाइन है किसी भी कंट्री वर्ल्ड के लिए। वेयर द क्लियर स्ट्रीम्स ऑफ रीजन हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे इनटू ड्रेरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट्स, वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन, इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर लेट माय कंट्री अवेक। तो ऐसी अपनी कंट्री की एक्सपेक्टेशन थी रविंद्रनाथ टैगोर जी की। अब एजुकेशन में कुछ लाइन देखते हैं। नेल्सन मंडेला सेज एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। तो एजुकेशन की इंपॉर्टेंस बता रहे हैं। वट एवर द कॉस्ट ऑफ अवर लाइब्रेरीज द प्राइस इज चीप कंपेयर टू एन इग्नोरेंट नेशन। तो हम कई बार कहते हैं इतना पैसा लगा रहे हैं एजुकेशन की, उसका फायदा बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं अगर हम जितना भी पैसा लगा रहे हैं एजुकेशन पे, ठीक है, वो हमारा फायदा ही करेगा कंपैरेटिव। अगर हमारा देश इग्नोरेंट रह जाता है या पढ़ते नहीं हमारे देश के सिटीजन, तो वो हमारे लिए काफी कॉस्टली साबित होगा रादर देन कि हम अपना पैसा कहाँ लगाएं, एजुकेशन में लगाएं। तो एजुकेशन पे आप हमेशा सोचिए कि इन्वेस्टमेंट है और हमारे कंट्री में लॉन्ग रन में हमें फायदा ही करेगा। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए हम फालतू खर्च कर रहे हैं एजुकेशन के ऊपर। तो उस पर अगेंस्ट अगर बोलना हो कि एजुकेशन पे खर्चा या हमारा जीडीपी का 6% में एजुकेशन में देना चाहिए, तो उसके फेवर में लाइन हो सकती है कि एजुकेशन वट एवर द कॉस्ट ऑफ अवर लाइब्रेरीज द प्राइस इज चीप कंपेयर टू दैट ऑफ एन इग्नोरेंट नेशन। एजुकेशन विदाउट वैल्यूज एज यूजफुल एज इट इज सीम्स रादर टू मेक मैन अ मोर क्लेवर डेविल। तो ये वैल्यू एजुकेशन के ऊपर है ये लाइन, ठीक है। अगर वैल्यू के विदाउट अगर एजुकेशन देंगे तो वो एक क्लेवर डेविल को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। The general finding is that individuals with more education tend to have better employment opportunities, greater earnings and produce more output than less educated individual। ये एजुकेशन को इकोनॉमी से रिलेट किया है कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं जो बंदा एजुकेटेड है वो मोर इकोनॉमिकली प्रॉस्पर होगा, ज़्यादा स्किलफुल होगा, ज़्यादा उसके पास इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी होंगी, ठीक है। तो एजुकेशन को आप वैल्यू से भी लिंक कर सकते हो, ठीक, एजुकेशन के ना होने के ड्रॉबैक बता सकते हो, और एजुकेशन को आप इकोनॉमिक्स से रिलेट कर सकते हो और प्रॉस्पेरिटी से भी। अब है इकोनॉमी की। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट अ ग्रोथ विच इज नॉट इंक्लूसिव कैन नेवर बी सस्टेनेबल। तो हमें ग्रोथ करते वक्त ये ध्यान रखना है कि सबकी फायदा हो, ठीक है, सबका साथ सबका विकास जो बात थी वो इसी लाइन पे है कि वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट अ ग्रोथ विच इज नॉट इंक्लूसिव कैन नेवर बी सस्टेनेबल। तो हमें ग्रोथ कैसे होनी चाहिए, इंक्लूसिव, लास्ट जो मैंने अंत्योदय है, सबका फायदा होना चाहिए उसमें, ठीक है, ग्रोथ ऐसी होनी चाहिए तभी वो सस्टेन कर पाएगी। कैपिटल एज सच इज नॉट एन एविल। तो बस ब्लाइंडली हम ये नहीं कह सकते कैपिटल या कैपिटलिज्म खराब है। कैपिटल तो हमें चाहिए होता है, किस तरीके से उसका यूज कर रहे हैं वो गलत या अच्छा हो सकता है। तो कैपिटल एज सच इज नॉट एन एविल, इट इज इट्स रॉन्ग यूज दैट इज एविल। कैपिटल इन सम फॉर्म और अदर विल ऑलवेज बी नीडेड। अभी कुछ कंट्रीज बता रखा है ये लोग क्या मॉडल फॉलो करते हैं, ठीक है। तो स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड एक्सेट्रा फॉलोइंग अ हैप्पी या फिर बैलेंस मिक्सचर ऑफ टू मॉडल्स। तो क्या क्या करते हैं, प्रमोट फ्री मार्केट बट एन इफेक्टिव रेगुलेटरी बॉडीज। तो यहाँ पे मार्केट तो फ्री है, ठीक है, प्राइस डिटरमाइन कर, लेकिन क्या इफेक्टिव रेगुलेटरी बॉडीज है। जैसे हमारे यहाँ पे शेयर मार्केट मान लो, उसमें क्या सेबी रेगुलेटर है। तो कहीं ना कहीं मार्केट फ्री होना चाहिए पर रेगुलेटरी बॉडीज होनी चाहिए कि अनएथिकल प्रैक्टिस ना हो, ठीक है।
दूसरा क्या करते हैं, ऑफर मैनी सोशल सर्विसेज जैसे हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। तो ये अपने सिटीजन को ये सर्विसेज या तो बहुत ही कम प्राइस पे या ऑलमोस्ट फ्री देते हैं। तो कुछ सर्विसेज तो गवर्नमेंट को प्रोवाइड करनी चाहिए सिटीजन को, साथ साथ मार्केट फ्री रहना चाहिए, पर रेगुलेटरी बॉडीज का होना जरूरी है। तो अगर ऐसा मॉडल रहेगा तो कंट्री चांसेस है कि प्रोग्रेस करेगी। ये हम अपना वे फॉरवर्ड या कंक्लूजन में भी किसी ऐसे में दे सकते हैं कि भाई ऐसा हमें फॉलो करना चाहिए अपनी इकोनॉमी को प्रोस्पर करने के लिए या लोगों की एम्पावरमेंट के लिए। अब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन की बात करें, इस पर कोई क्वेश्चन आ जाए या ऐसे आ जाए, तो हमें देखना है कि हम कहाँ कहाँ क्या क्या इंपॉर्टेंट लाइन यूज कर सकते हैं उसके अंदर। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज गारंटेड नॉट ओनली बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और स्टैट्यूट्स ऑफ द वेरियस स्टेट्स बट ऑल्सो बाय वेरियस इंटरनेशनल कन्वेंशंस लाइक यूनिवर्सल डेक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल कॉन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स एक्सेट्रा। तो ये शो करना कितना इंपॉर्टेंट है कि इंटरनेशनल लेवल पे भी इस चीज को वैल्यू दी गई है और डिफरेंट इसके कन्वेंशन बनाए गए हैं। उसके बाद है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बात करें तो हमारे यहाँ पे आर्टिकल 19 और प्रियम्बल है जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करते हैं। अब फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन बिल्कुल ये नहीं कि आप अनरेगुलेटेड है, कहीं ना कहीं उस पर रेस्ट्रिक्शन लगाई गई है जो आर्टिकल 19(2) के अंदर है। तो आपको कुछ भी बोलने से रोका जा सकता है सर्टेन कंडीशंस के अंदर। कैसे? सिक्योरिटी ऑफ स्टेट को लेकर कि आपकी कोई बातें कहीं हमारी सिक्योरिटी को एंडेंजर ना कर दे कंट्री की। फॉरेन रिलेशन को मेंटेन करने के लिए हम फ्रीडम ऑफ स्पीच को कर्व कर सकते हैं, ठीक है। पब्लिक मतलब गवर्नमेंट कर सकती है। पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, मोरालिटी के लिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ना करें, ये नहीं आप कोर्ट के खिलाफ कुछ भी बोले जा रहे हो या उसके जजमेंट के खिलाफ। डिफामेशन, किसी की बेइज्जती या ठीक है अपमान। इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस, सोवेरेंटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो इन कंडीशंस अगर आपकी स्पीच या एक्सप्रेशन इनका ऐसे कोई नौबत ला सकते हैं जो ये जो पॉइंट्स हैं इनमें नुकसान हो या इनमें दिक्कत हो, तो हम वहीं कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को आपके स्पीच को और एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर सकती है। अब एग्जांपल देखिए जहां पे किया गवर्नमेंट ने, जैसे वेंडी डोनिगर की बुक जो थी, वेंडी डोनिगर्स बुक द हिंदू एंड अल्टरनेटिव स्टोरी हिस्ट्री, ठीक है। उड़ता पंजाब मूवी, अरेस्ट ऑफ प्रोफेसर फॉर फॉरवर्डिंग अ कार्टून ऑफ अ पॉलिटिशियन इन बंगाल। तो गवर्नमेंट ने यहाँ रेगुलेशन लगाए, हालांकि कई क्रिटिक्स कहते हैं कि अनजस्ट थे रेगुलेशंस, ठीक है, लेकिन कई कई जगह पे देखा गया कि काफी जरूरत थी रेगुलेशंस लगाने की फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में। उनके एग्जांपल्स हैं ये, कि आपके दोनों एग्जांपल्स आगे जहाँ पे कहा गया है कि अनजस्ट थे और जहाँ पे जस्ट थे, तो आप अपने क्वेश्चन में दोनों एग्जांपल्स लिख सकते हैं। तो कहाँ पे रिक्वायर्ड थे वो थे रेस्ट्रिक्शन ऑन सर्कुलेशन ऑफ फेक वीडियो विच क्रिएटेड हेट्रेड एंड वायलेंस इन मुजफ्फरनगर। तो ऐसी जगह पे जहाँ वायलेंस क्रिएट हो रहा है तो वहाँ पे तो जरूरी है रेस्ट्रिक्शन लगाना फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन पे। गवर्नमेंट ऑल्सो रेस्ट्रिक्टेड सर्कुलेशन ऑफ बल्क SMS एज इट वॉज यूज टू स्प्रेड रूमर्स ऑफ थ्रेट टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ पीपल फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट। तो उनके लाइफ एंड प्रॉपर्टी को अगर नुकसान हो रहा है किसी की स्पीच से, ठीक है, हो रहा था वहाँ पे, तो वहाँ पे गवर्नमेंट ने रोका इसको। अब बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की। Just as a country can turn physical resource like land into physical capital, such as factories, similarly it can also turn human resource like students into human capital like engineers, doctors. तो ये बता रहा है कि ह्यूमंस को केवल आप ह्यूमन की तरह ट्रीट मत करो, दे आर रिसोर्सेज एंड दे कैन बी टर्न इनटू कैपिटल। जैसे एक बंदा है नॉर्मल, उसको आप एजुकेशन दो, स्किल दो, तो वो डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, तो वो हमारे असेट की तरह काम करेगा। वेज फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, किन किन तरीके से कर सकते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट? इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ, वोकेशनल एजुकेशन, इंफॉर्मेशन डिसिमिनेशन, ठीक है, प्रिवेंटिव मेडिकल केयर, प्रोविजन ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। तो ये तरीके हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के। अब बात करते हैं डेमोक्रेसी के बारे में। तो डेमोक्रेसी अगर कोई ऐसे या कोई क्वेश्चन का आंसर करना हो तो वहां पे आप ये लाइन यूज कर सकते हो, आई अंडरस्टैंड डेमोक्रेसी एज समथिंग दैट गिव्स द वीक द सेम चांस एज द स्ट्रॉन्ग। तो ये डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथ बता रहा है कि भाई वीक को भी उतना ही चांस मिलता है जितना स्ट्रॉन्ग को मिलता है। तो ये होती है डेमोक्रेसी गांधी जी के अकॉर्डिंग। आई मे नॉट एग्री विद वट यू से बट आई विल डिफेंड टू द डेथ योर राइट टू से इट। ये वोल्टेयर ने कहा था कि मैं आपसे एग्री ना करूं, भले ही आपने कुछ भी कहा हो, जो बात कही उससे एग्री ना करूं मैं आपकी बातों से, पर मैं डिफेंड करूंगा कि आप वो बात कह सको, ठीक है। तो दूसरे के राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहा है कि आपको जो बोलना है वो बोलिए, भले मैं उससे एग्री करूं या ना करूं। डेमोक्रेसी इज एन ओपन बुक। इफ एनी पब्लिक फंक्शनरी सीक्स एन आयरन कर्टेन between its own interest and the public, it's a violative of the principle of openness and transparency। तो ये बता रहा है जहां भी ओपननेस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी की ऐसे क्वेश्चन आए, ठीक है, या ऐसे कोई ऐसे लिख रहे हो आप या डेमोक्रेसी की बात कर रहे हो, वहां पे आप यूज कर सकते हो कि ट्रांसपेरेंसी होनी बहुत जरूरी है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो क्या होता है, वायलेटिव है ओपननेस एंड ट्रांसपेरेंसी के प्रिंसिपल के खिलाफ। अब सोशल मीडिया पे भी काफी ऐसे भी आए हैं और ठीक है, काफी आने वाला टाइम भी सोशल मीडिया
पे काफ़ी इस पे इंपॉर्टेंस है इसकी, ठीक है। तो इस पर अगर आपको कुछ लिखना हो तो है सोशल मीडिया इज रिड्यूसिंग सोशल बैरियर्स, इट कनेक्ट्स पीपल ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ ह्यूमन वैल्यूज नॉट आइडेंटिटीज। अगली लाइन है there are lots of pros and cons, there are lot of pros and cons of about social media, it's just how you choose to handle it and how you have to be prepared for the negatives as well। तो मैंने जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात की थी कि डबल एज स्वॉर्ड है, ऐसे सोशल मीडिया इसके प्रोस भी हैं कॉन्स भी हैं, आपको दोनों चीज़ देखनी है और आप कैसे उनको हैंडल करोगे, कैसे आप प्रोस पे काम करोगे और ठीक है कॉन्स, जैसे मान लीजिए आप इसको सोशल मीडिया को अभी ISIS ने रिक्रूटमेंट के लिए अपने ठीक है टेररिस्ट के रिक्रूटमेंट के लिए यूज़ किया था और हम कोई अच्छे मैसेज को भी स्प्रेड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि हम कैसे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। वट इज इंटरेस्टिंग इज द पावर एंड इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया, सो वी मस्ट ट्राई टू यूज सोशल मीडिया इन अ गुड वे। तो काफ़ी पावरफुल टूल है और हमें इसको अच्छे तरीके से यूज़ करना चाहिए ताकि ह्यूमैनिटी का फायदा हो, ठीक है। ये तो थी कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस। अब मैं आपको कुछ बताऊंगा प्रो टिप फॉर स्कोरिंग गुड मार्क्स इन एस्से। तो कुछ पहले तो ऑलरेडी मैं आपकी जो पहले वाले वीडियोस में काफ़ी चीज़ें बता चुका हूँ आपको जिससे आपके मार्क्स बढ़ेंगे एस्से में। उसके बाद ये 3 जो बातें हैं ये आप जरूर याद रखें कि जो आपकी ओपनिंग है, ठीक है, कोई पैराग्राफ हो या इंट्रोडक्शन हो तो आपकी ओपनिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। तो मेनली ये इंट्रोडक्शन के लिए कहा है कि आपकी जो इंट्रोडक्शन होना चाहिए वो इंटरेस्टिंग होना चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल्स, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, डिफरेंट एग्जाम्पल यूज़ करो। कोई भी पैराग्राफ आप लिख रहे हो या कोई भी पॉइंट आप अपना दे रहे हो तो उसको सब्सटेंशिएट करने के लिए एग्जाम्पल यूज करो। यह आपके एस्से को लाइवली भी बनाएगा और अगर आपने करंट का एग्जाम्पल यूज किया तो आपका एस्से क्या होगा, करंट ओरिएंटेड हो जाएगा, ठीक है। तो एग्जामिनर को लगेगा कि रिसेंट कॉन्टेक्स्ट भी आपने दिया है। उसके बाद आपकी हैंड राइटिंग थोड़ी लेजिबल होनी चाहिए, ठीक है। तो हैंड राइटिंग लेजिबल हो, आप एग्जाम्पल का यूज करो और इंटरेस्टिंग ओपनिंग हो, यानी कि इंट्रोडक्शन काफ़ी आपका होना चाहिए इंटरेस्टिंग। तो इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें हैं जो आप मेरी पहली वीडियोस में देख सकते हो जो आपके कहीं ना कहीं आपके एस्से में मार्क्स बढ़ाएंगे। और एक बात और है जो पहली वीडियो में बताना भूल गया था आपको कि जो भी कोट बेस्ड या फिलोसफिकल एस्से होते हैं उसमें क्या होगा, डू राइट व्हाट आर द टीचिंग्स या लर्निंग फ्रॉम द कोट। कि जो भी कोट है या फिलोसफिकल कोई लाइन है उसके ऊपर एस्से लिखना है आपको, तो उसमें आप जरूर लिखें कि आपने उससे क्या सीखा या उससे क्या सीख मिलती है उस लाइन से, ठीक है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक भी करें, ठीक है, और बाकी दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा हो और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है।